गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा ट्रिपल ईएम में टॉपिक है चौथा और वो हमारा इस प्रकार है, निम्न प्रतिरोधी पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग। निम्न प्रतिरोधी यानी कि जिस मटेरियल का प्रतिरोध कम है उसके बारे में समझेंगे और उसका यूज समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए निम्न प्रतिरोधी पदार्थ में हमारा पहला आता है तांबा। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तांबे की चालकता उच्च होती है और प्रतिरोधकता निम्न होती है। चालकता उच्च होती है और प्रतिरोधकता निम्न होती है। ये पदार्थ अचुंबकीय और अलौह धातु है, यानी कि इसका प्रयोग तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, परंतु ये जो धातु है वह आसानी से चुंबकित नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट हो गया। फिर है हमारा अनिलन, अनिलिंग। ये क्या होता है थोड़ा हम समझेंगे। देखिए तांबा आपका पहले थोड़ा कठोर होता है, ठीक है, तो इसको मृदु बनाने के लिए क्या करते हैं कि तांबे को थोड़ा हम लोग गर्म करते हैं, तो ये तांबा थोड़ा फैल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ठंडा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा तांबा थोड़ा सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारा इसका फैलने से और सिकुड़ने से, ये जो हमारा तांबा है सिकुड़ने से जो है ये बहुत ही मृदु बन जाता है। मृदु माने सॉफ्ट। ठीक है फ्रेंड, तो यह जो हमारी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? अनीलिंग। ठीक है फ्रेंड, अच्छा अब हमें ये देखना होता है कि किस टेम्परेचर पे इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। तो हमने प्रैक्टिकल्स किए और इसके बाद हमें पता चला कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। और वह कितनी होती है? वो होती है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारा रो यानी कि प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है फ्रेंड, अच्छा अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? देखिए तांबा हमारा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण एक ऑक्सीकरण की लेयर बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, और जब ये लेयर बन जाती है तब उसके बाद ऑक्सीकरण हमारा नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्साइड परत, ठीक है फ्रेंड, ऑक्साइड परत रक्षक के रूप में संक्षारण को रोकती है। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है अनिलन किए तांबे का घनत्व व गलनांक। मतलब इस प्रोसेस के बाद हमारे तांबे का घनत्व कितना होता है? 8.89 पर मीटर क्यूब और गलनांक इतना होता है। गलनांक क्या होता है फ्रेंड, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये तांबे का तार है, इसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक लाइट निकलेगी। ठीक है, और ये गर्म होता चला जाएगा। लेकिन हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर तांबा हमारा पिघल जाएगा। वह पॉइंट क्या होता है फ्रेंड? गलनांक। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं तांबे का तनन सामर्थ्य
8.15 से 4.72 टन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यानी कि इतना टन आप भार देंगे तब जाके आपका जो तार है वह 1 सेंटीमीटर खींच जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और तनन सामर्थ्य को हम लोग इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आती है इसकी सोल्डरिंग और वेल्डिंग। कॉपर को सोल्ड और वेल्ड करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ उसके बारे में पॉइंट्स थे। ठीक है। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं। कॉपर का यूज़ कहाँ होता है? कॉपर का पहला यूज़ होता है ओवरहेड लाइन में। आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और आपके घरों के पास छोटे छोटे पोल होते हैं, उसमें भी पावर आपकी क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। ठीक है फ्रेंड। तो पहला है आपका सिरोपरिचालक, दूसरा है उच्च वोल्टता के भूमिगत केबल। उच्च वोल्टता यानी कि इसका मान जो है 66 केवी से लेकर 132 केवी तक हो सकता है। और ये जो केबल हैं वो अंडरग्राउंड चलती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे। फिर इसका अगला आपका पॉइंट होता है बस बार। बस बार क्या होता है फ्रेंड? इसको हम लोग प्लांट में और सब स्टेशन में यूज़ करते हैं। बस बार कुछ नहीं होता, बस एक आपकी आयताकार पट्टियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड। और इसी से आपकी सप्लाई आगे निकलती है। ठीक है फ्रेंड। ये आपके 3 फेज हो गए, आर, वाई और बी। ठीक है। अब इसके बाद है आपका क्षेत्र कुंडलन। तो ये क्या होता है? जब किसी नर्म लोहे पर आप कॉपर का तार लपेट कर उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस पर एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्र कुंडलन हो गया। ठीक है। फिर है आपकी पावर केबल्स। आपके घरों में, आपके वर्कशॉप में ये पावर केबल यूज़ होती है और इसका मान 15 एम्पियर से लेकर काफ़ी अधिक हो सकता है, हम मान लेते हैं 65 एम्पियर तक। ठीक है। तो ये आपकी पावर केबल्स होती हैं। और उसके बाद जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड, उसमें भी जो कॉइल यूज़ होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड? कॉपर की। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग किसे कहते हैं? वह वायरिंग जो आपके घरों में की जाती है और जिसकी रेटिंग होती है 5 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर और वोल्टेज में आपका 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर तांबा, कॉपर, इसके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे एल्युमिनियम के बारे में और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है एल्युमिनियम। ठीक है। देखिए, भारत में जो एल्युमिनियम है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड, जो हमारा तांबा होता है वह एल्युमिनियम से बेटर होता है, एल्युमिनियम से अच्छा होता है, किंतु हमारे पास कॉपर ज़्यादा मात्रा में नहीं है। हमें कॉपर का आयात करना पड़ता है तो हमें महंगा पड़ता है, जबकि एल्युमिनियम हमारे देश में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और इसका जो कॉस्ट है वो भी कम होता है। ठीक है फ्रेंड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रतिरोधकता वो कितनी होती है,
2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, जो कि तांबे से अधिक है। ठीक है फ्रेंड, कितना अधिक है? 1.6 टाइम अधिक है। ठीक, और इसका गलनांक कितना होता है फ्रेंड? 655 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 655 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाएगा। अच्छा, इसको गर्म करके रोल करना भी आसान होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? उसको रोल करेंगे। ठीक है, तो उसमें आसानी होती है। ठीक है, और इस आसानी के कारण जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वह भी क्या होता है फ्रेंड? अच्छा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। जैसे हमने कॉपर के केस में देखा था, ऑक्सीकरण की एक परत इसमें जम जाती है, जो इसे आगे चल के संक्षारण से बचाती है। ठीक है फ्रेंड, इसका तनन सामर्थ्य हम लोग देख लेते हैं। ये होता है 0.95 टन से लेकर 1.75 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 0.95 से लेकर 1.75 टन तक यदि इस पर भार डाला जाए तो ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि तांबे से काफ़ी कम है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा, अब आगे देखेंगे जो हमारा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लाइन होती है, उसमें हम एक कंडक्टर यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है ACSR। इसका पूरा नाम क्या है फ्रेंड? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। तो इसमें क्या होता है कि बीच में हमारा स्टील होता है, स्टील का वायर, और चारों तरफ हमारे एल्युमिनियम के वायर होते हैं। तो एल्युमिनियम का जो वायर है वो तो हमारा करंट और वोल्टेज मतलब फ्लो कराने के लिए होता है। ठीक है, जो भी हमारा करंट और वोल्टेज होगा वो हमारे एल्युमिनियम के तार से जाएगा, परंतु बीच में हम लोग स्टील का वायर यूज़ करते हैं, जिससे इसकी जो तनन सामर्थ्य है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा। और इसके एप्लीकेशन में आते हैं। आपको पहले बता दिया हमने, सिरोपरी लाइन में इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ बस बार में भी होता है। ठीक है फ्रेंड, और कई प्रकार की आपकी मोटरें होती हैं, खास तौर की जो हमारी स्क्वायरल केज मोटर। ठीक है फ्रेंड, स्क्वायरल केज मोटर, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर से वही बात आपकी आ जाती है कि हमारी जो पावर लाइन है, भाई हम कॉपर तो यूज करते ही थे, हम एल्युमिनियम भी यूज करते हैं, क्योंकि यह सस्ता होता है। ठीक है फ्रेंड, इंटरनल वायरिंग में भी इसका यूज़ होता है और ट्रांसफार्मर में भी। ठीक है फ्रेंड, तो ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग फील्ड वाइंडिंग के लिए भी करते हैं और कनेक्शन के लिए भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हमारा एक और कंडक्टर है स्टील, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू क्लास।